हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे कि हम पहले करा रहे थे, घटना चक्र प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हो गया है। पीसीएस का घटना चक्र का इनकी सायस घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है, थंबनेल में देखा भी होगा आपको। 2025 जो 12 अक्टूबर को होने वाली है उसका हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पार्ट ए कंप्लीट करवा दिया है। 75 क्वेश्चन दोनों पार्ट में हम करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट में 75 और सेकंड पार्ट में 75, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। और ये क्लास बाईलैंग्वेज है, दोनों भाषाओं में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ली गई है, जिससे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दो कोई भी बच्चे हों, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो। ठीक है, तो आज हम कराने वाले हैं जीएस टेस्ट फर्स्ट का पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी कराएंगे। 76 तक क्वेश्चन हमने पार्ट ए में करा दिए थे, अब पार्ट बी में कराएंगे 77 से लेकर 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये घटना चक्र सायस की यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज है जो 12 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे सब। एक तो आपका टेस्ट लगाने का प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ पढ़ लें, सिर्फ एग्जाम में लगाएंगे, तो फिर क्या होता है, माइंड ब्लॉक हो जाता है। माइंड जब आपका एग्जाम में खुलेगा तो आधी तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएंगे। इसलिए अगर पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो माइंड भी प्रैक्टिस कर लेता है एग्जाम की। ठीक है, तो उस तरह से जो भी गलतियाँ होगी आप पहले कर लेंगे और उनको सुधार भी लेंगे, और एक तरह से आपका फुल रिविजन भी हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि कई लोग ये भ्रामक जानकारी दे रहे हैं यूट्यूब में कि टेस्ट नहीं लगाइए। टेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसके बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। क्या इस तरह से पूरा फॉर्मेट इसका हूबहू एग्ज़ाम पेपर के जैसा है, जैसे आपको ऐसा फील हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसको फिर विजिबल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे, और फिर आगे आपको दिखाते जाएंगे। एक में ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर इससे आप 1 घंटे क्लास 2 घंटे की हो जाती है बच्चे। ठीक है, जहाँ पे ऐसा लगेगा मुझे पढ़ने की जरूरत है, हिंदी आपको समझ में नहीं आ रही, तो इंग्लिश हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, सेकेंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही आपको बताना। ऑप्शन ए केवल 1 है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, द डिस्कशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कल्मिनेटेड इन द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Second है, the Government of India Act 1935 provided for the establishment of an all-Indian federation based on a union of the provision of British India and Indian state। ठीक है, कब establishment हुआ ये आपको बताना है। Which of the above statement is are correct? Only one, only two, both and two, neither one nor two। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें बताया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ये गलत है, ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो बाद में आया, और यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। ठीक है, सेकंड था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के, अच्छा ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए हैं, तीनों को अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, किसमें नहीं हुए थे। ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते जरूर हैं। ठीक है, सेकंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये सही है। ठीक है, ये सही है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 provided for the establishment of an all India federation based on union of the provinces of British India and Indian states। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जब ये सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। इस तरह से अगर स्पीड रखेंगे तभी जल्दी हो जाएगी क्लास हमारी, और आपका भी टाइम जाया नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, आपको करना है, इसमें आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है कंटेंट से। ठीक है,
सूची फर्स्ट संविधान का अनुच्छेद को सूची सेकेंड अंतर्वस्तु से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मैच विल बी लिस्ट सेकेंड कंटेंट एंड द करेक्ट आंसर शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द गिवन कोड। ठीक है, कौन सा है? सूची फर्स्ट में आर्टिकल है और सूची सेकेंड में उससे संबंधित कंटेंट है। आपको उससे सुमेलित करना है। आइए कर लेते हैं सुमेलित और फिर उसका आंसर ड्राइव होगा जो हम सुमेलित करेंगे। आर्टिकल अब बात करेंगे 54 की। ठीक है, आर्टिकल बात करेंगे अगर हम 54 की, ठीक है, आर्टिकल अगर हम बात करेंगे 54 की तो ये किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या है? आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक मिनट बच्चे, ठीक है, हाँ, ये तो सीधे सीधे सुमेलित है। और ऑप्शन बी है आर्टिकल 75 है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, आर्टिकल है 155, ये किससे संबंधित है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, वहीं देखेंगे आर्टिकल 164 किससे संबंधित है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, ये तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सीधे सीधे हैं, एक बार याद करें। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 164 में है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, काउंसिल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कितना क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ठीक है, आपका ये रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया। सेकंड में, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। थर्ड में कहा गया, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही आपको बताना है। ठीक है, केवल एक है, केवल दो है, और केवल 1 और 3 है, केवल 2 3 4 है। ठीक है, आपको बताना इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल इन इंडिया। सेकंड है, ओनली वन पर्सन हु इज सिटीजन बाय बर्थ कैन बिकम टू हेड ऑफ द नेशन। थर्ड है, वन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड फॉर अ फॉरेनर, दे कैन नॉट बी deprived of it under circumstances। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विच इज द अबव सेंटेंस में करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1 and 3 एंड ओनली 2 and 3। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? ओनली सिटीजनशिप इज ग्रांटेड फॉर अ फॉरेनर, दे कैन नॉट बी deprived of under any circumstances। deprived, हाँ जी, ठीक है। इसमें क्या बताया कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इसे वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने देखा सिटीजनशिप आपने पढ़ा होगा, कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया? जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। क्या ये है? क्या ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? क्या ये है कि अगर जो जन्म से नागरिक हो क्या वही नागरिकता प्रदान कर सकता है कि उसी को राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बना सकते हैं? ये भी गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं जो बाहर के लोग हैं जो उनका जन्म भारत में नहीं हुआ था लेकिन अगर वो भारत में रह रहे हैं 5-6 साल से, उसके बाद वो क्या है राष्ट्राध्यक्ष बनने के काबिल भी हो सकते हैं। फर्स्ट है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये बिल्कुल सही। भारत में क्या है? ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ठीक है, ये दोनों ही है, ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। तो फर्स्ट ओनली सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। पूछा क्या गया ये भी देख लेते हैं सही, क्योंकि कई बार ये पूछा क्या सही नहीं है फिर हम लगा देते बिना देखे हुए और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते क्या पूछ रहा है। फर्स्ट है,
पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है जेड मोड टनल जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित है, ठीक है। सेकंड है यह टनल श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 पर थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाई गई है, ठीक है। थर्ड है यह परियोजना भारत म्यांमार सीमा पर व्यापारिक मार्ग के रूप में विकसित की जा रही है। उपयुक्त में से कथन आपको बताने कौन से सही हैं। केवल 1 2 है, केवल 2 3 है, केवल 1 और 3 है, और D 1 2 3 ऑल, ठीक है। बताइए आपको कौन सा सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जेड मोड टनल इज लोकेटेड इन द गांधीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड, दिस टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द थजीवास ग्लेशियर ऑन द श्रीनगर ले हाईवे NH1, ठीक है। थर्ड है दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग ऑफ डेवलपमेंट एज अ ट्रेड रूट ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक है। आपको बताना क्या सही होगा, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। पॉज आपको क्यों दिया जा रहा है, जिससे आप भी तो अपना आंसर निकाल सकें, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें कि यह परियोजना भारत म्यांमार सीमा पर व्यापारिक मार्ग के रूप में विकसित की जा रही है, गलत है, ठीक है। यह है क्या है, जेड मोड टनल जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह टनल श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 पर थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाई गई है, ठीक है। ये दोनों ही सही है, और दोनों सही होने के साथ ही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही पूछे गए थे। ओनली 1 और 2 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गया, फटाफट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, इसको हम पहले फुल कर लें, पता नहीं इसको क्या ही दिक्कत रहती है जूम होने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, जलवाहक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड ब्रह्मपुत्र पर कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करती है। सेकंड है यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोतों यानी जहाजों को प्रोत्साहन देती है। थर्ड है पात्र मार्गों पर योजना के तहत कुल परिचालन व्यय का अधिकतम 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताने। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और डी 1 और 2 दोनों। बताना आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जवाहर जलवाहक योजना यानी कि स्कीम। फर्स्ट है दिस स्कीम प्रमोट्स द कार्गो ट्रांसपोर्ट ओनली वन नेशन वाटरवे फर्स्ट गंगा जिसको पर बना हुआ है, एंड नेशनल वाटरवे सेकंड है जो ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है दिस स्कीम प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स ओनली द वेसल शिप ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है अंडर द स्कीम अ मैक्सिमम, ठीक है, अंडर द स्कीम द मैक्सिमम reimbursement ऑफ अप टू 35% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द प्रोवाइडेड ऑफ एलिजिबल रूट। ठीक है, अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि एक दोनों पढ़ते हैं तो फिर टाइम हो जाता है और फिर बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो शब्द भी नहीं निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है जलवाहक योजना के बारे में, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, अब जो ऐसा लगेगा टफ क्वेश्चन होगा वो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, ओनली जो आपको समझ में ना है हिंदी में तो इंग्लिश में होगा उसका। फिर क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह योजना केवल राष्ट्रीय, इसमें केवल लगा दिए, केवल लगा जहाँ पे लगा हो हम वहाँ सतर्क हो जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। यह योजना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग फर्स्ट गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग पर कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करती है, गलत है, केवल नहीं है। सेकंड है यह योजना केवल, ये भी केवल दिया है, ये भी गलत होगा शायद। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोतों जहाजों को प्रोत्साहन देती नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड है पात्रों मार्गों पर योजना के तहत कुल परिचालन व्यय का अधिकतम 30% तक प्रतिपूर्ति यानी कि प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये सही होने से आंसर अपना हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, केवल 3। ठीक है, केवल 3 आंसर सही हो जाएगा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, केवल 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देने का भी टाइम नहीं है बच्चे क्योंकि फिर आपने देखा था 1 घंटे क्लास 2 घंटे में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है। फर्स्ट है बाल अनुकूल पंचायत, सेकंड है स्मार्ट पंचायत, थर्ड है सुशासन युक्त पंचायत, फोर्थ है महिला अनुकूल पंचायत। नीचे देखिए कुछ से उत्तर का आपको चयन करना है। केवल 1 2 3 है, बी है केवल 1 3 4, सी है केवल 2 3 4, डी है 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 82 है, ये आपको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जहाँ पे आपको थोड़ा टर्म कुछ अलग लगेंगे वहाँ पढ़ दिया करेंगे, टर्म्स मायने रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड अंडर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI।
ठीक है। आपको बताना है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत है, स्मार्ट पंचायत है, गुड गवर्नेंस पंचायत है, वुमेन फ्रेंडली पंचायत है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन से विषय इसमें शामिल किए गए आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा बताए फटाफट बच्चे, क्या हो जाएगा? बाल अनुकूल पंचायत ये शामिल है। सुशासन युक्त पंचायत यानी कि गुड गवर्नेंस पंचायत है। महिला अनुकूल पंचायत है, वुमेन फ्रेंडली पंचायत है, ठीक है। ये तीनों ही सही है। 134 ऑप्शन बी स्मार्ट पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। कोई इस तरह से कोई टर्म यूज नहीं किया गया है क्वेश्चन नंबर 82 में। केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 3, 4 सही है ऑप्शन बी, ठीक है। ये होने से तो 2 वाला जिसमें है सभी में कट कर देंगे, 2 इसमें है तो ये भी कट, 2 इसमें ये कर, एलिमिनेशन टर्म वाला प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन टर्म जो होता है किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 इसमें गलत है, 2 वाले सारे हटा दिए तो क्या निकल आया? बी निकल आया ऑब्वियस, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का वनावरण क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर की दृष्टि से सही रैंक के साथ मिलान कीजिए। आपको बताना अकॉर्डिंग द ISFR 2023 मैच द फॉलोइंग स्टेट विद द करेक्ट रैंक्स इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट एरिया स्क्वायर किलोमीटर में आपको बताना है, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही है, राज्य है सूची दी है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनको मिलाना है, उसके बाद आंसर निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए वनावरण में, ठीक है, फॉरेस्ट कवर एरिया किसमें सबसे ज़्यादा होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसमें होगा? राज्य की तरफ रैंक है, ठीक है। मध्य प्रदेश से फॉरेस्ट कवर एरिया में हमेशा फर्स्ट रैंक पर रहा है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड रैंक पे है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ थर्ड पे है और उड़ीसा फोर्थ पे, ये तो सीधे सीधे सुमेलित है। तो 1, 2, 3, 4 ए उसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर 1, 2, 3, 4, ठीक है। मध्य प्रदेश फर्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड है और छत्तीसगढ़ थर्ड रैंक पे है और उड़ीसा फोर्थ रैंक पे है, ठीक है। 83 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 84 पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 84 है 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को पुरुष 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया है? ऑप्शन है अविनाश सांवले, ऑप्शन बी गुलवीर सिंह, ऑप्शन सी है रिचर्ड रविंद्रा, ऑप्शन डी अनिमेश गुजर। बताना विच प्लेयर वॉन इंडिया द गोल्ड मेडल इन मेंस 10,000 मीटर एंड 5,000 मीटर एट द 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, किसने दिलाया है? गुलवीर सिंह ने, ठीक है, गुलवीर सिंह ने दिलाया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को पुरुष 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में मिला है ना, ठीक है, स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी के द्वारा मिला है? गुलवीर सिंह ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही आपको बताना। फर्स्ट है वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का कैंपस लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। सेकंड है यह उत्तर प्रदेश में पहला विदेशी विद्यालय कैंपस होगा। नीचे देख कुछ से उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और डी ना तो ना। क्या हो जाएगा? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द कैंपस ऑफ वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ। सेकंड है दिस विल बी फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है कि यह उत्तर प्रदेश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा क्योंकि एक खुलने जा रहा है, लेकिन ये कहाँ खुल रहा है? ये लिखा है वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का कैंपस लखनऊ में स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताइए। ठीक है, वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का कैंपस लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। वेस्टर्न सिडनी का नहीं किया जाएगा, ये गलत है, ठीक है। ये ओनली सेकंड है। नीचे दे कुर्सी सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के खोले पर वेस्टर्न सिडनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दे कुर्सी सही उत्तर का चयन है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल
2, ठीक है, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है और इसे सॉफ्टवेयर एवं एल्गोरिदम विकास में किन प्रमुख तकनीकी कंपनियों की भागीदारी है? फर्स्ट है बेंगलुरु, गूगल इंफोसिस, और बी है, ऑप्शन बी है पुणे, माइक्रोसॉफ्ट और टीसीएस, ऑप्शन सी अमरावती, टीसीएस और आईबीएम, ऑप्शन डी हैदराबाद, इंटेल, एल एड टी। ठीक है, हैदराबाद, इंटेल, एल एंड टी। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताइए बच्चे। ये कहाँ किया जाएगा? अमरावती, टीसीएस और आईबीएम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अमरावती, टीसीएस और आईबीएम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, भारत में खसरा रुबेला का उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक किया गया है। ऑप्शन बी, खसरा डीएनए वायरस से होता है और अत्यधिक संक्रामक होता है। ऑप्शन सी, खसरा खसरा मोरबिली वायरस के कारण होता है और बुखार और लाल चकत्ते उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी है, एमआर वैक्सीन केवल रुबेला से बचाव करती है, खसरे से नहीं। ठीक है, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन। फर्स्ट है, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट मीजल्स रुबेला बाय 2030। ठीक है, ऑप्शन बी है, मीजल्स इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस एंड इज हाईली कंटेजियस। ऑप्शन सी है, मीजल्स इज कॉज्ड बाय द मोरबिली वायरस दैट कॉजेस फीवर एंड रेड रेसेस। ऑप्शन डी है, द एमआर वैक्सीन प्रोटेक्ट ओनली अगेंस्ट रुबेला नॉट मीजल्स। बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर? ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80? खसरा मोरबिला वायरस के कारण जो बुखार और लाल चकत्ते उत्पन्न करता है। खसरा मोरबिली वायरस के कारण होता है जो बुखार और लाल चकत्ते उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा कथन सही है इसमें बताना? तो ये है, खसरा है जो मोरबिली वायरस के कारण होता है जो बुखार और लाल चकत्ते उत्पन्न करता है। ये नहीं है इसमें, ये 2030 तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी। ठीक है, ये ओनली सही हो जाएगा। ठीक है, 2030 तक नहीं बच्चे, शायद 2000 टीबी का तो 2025 तक है और इसका देख लीजिएगा एक बार बच्चे। ठीक है, एक बार देख लीजिए कब तक है। ठीक है, एमआर वैक्सीन केवल रुबेला से बचाव करती है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी 87 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा इसका देखने का, नहीं हम बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द फर्स्ट पेलोड मॉडल। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द फर्स्ट पेलोड मॉडल रॉकेट टेस्ट टेक प्लेस फ्रॉम द लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश इन जून 2025। जून 2025 में उत्तर प्रदेश की धरती से पहला पेलोड मॉडल रॉकेट परीक्षा किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी कानपुर। बताइए कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 88 आपने पढ़ा होगा बी और कुशीनगर में। ठीक है, बी कुशीनगर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है? ठीक है, विच सुसाइड ड्रोन डिड द इंडियन आर्मी यूज इन ऑपरेशन सिंदूर मई 2025? ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए स्विच ड्रोन, ऑप्शन बी रुस्तम यूएवी, ऑप्शन सी हारोप ड्रोन, ऑप्शन डी हेरॉन ड्रोन। बताइए क्या हो जाएगा? 89 का आंसर बताइए फटाफट। कौन सा ड्रोन का यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में यूज किए जाने वाले ड्रोन का नाम बताइए फटाफट। 89 का आंसर होगा हारोप ड्रोन। 89 का आंसर हो जाएगा सी हारोप ड्रोन। ठीक है, ये हेरॉन ड्रोन नहीं करना, हारोप। ठीक है, ठीक है, अब इनका बिल्कुल रोप देंगे, हारोप कर देंगे इनका। ठीक है, हारोप। ठीक है, क्या है? हाहाकार मचा दी थी ना, हारोप, इसलिए याद कर लो हारोप ड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 90 है।
देखते क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 90। फरवरी 2025 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित प्रोसेसर शक्ति चिप विकसित की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, शक्ति चिप का विकास डीआरडीओ और आईआईटी मद्रास ने किया। सेकंड, यह चिप RISC-V आधारित ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन से कथन से आपको बताना। ऑप्शन ए केवल एक है, बी है दो, ऑप्शन सी में दिया एक दो दोनों है, ऑप्शन डी ना तो एक नहीं दो। बताइए आपको क्या है। इन February 2025 इंडिया फर्स्ट indigenously deployment processor Shakti chip was developed. Consider following statement related to this. The Shakti chip has been developed by DRDO and IIT Madras. Second, this chip is based on RISC-V architecture and is open source. Which of the above statement is are correct? बताइए आपको कौन सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। ठीक है, शक्ति चिप का विकास DRDO IIT मद्रास से नहीं किया है, ये गलत है। ठीक है, यह चिप RISC-V आधारित ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा है। केवल दो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, केवल दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट गवर्न बाय द 66th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 91, इन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। आपको बताना सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट गवर्न बाय द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए कौन सा हो जाएगा। कौन से गवर्नर आपको पता है, चार राज्य कौन से हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो असम भी है इसमें, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय, पर अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। एक मिनट, इसको फिर विजुअल कर लेते हैं पहले। ठीक है, जूम करना जरूरी है क्योंकि जो बच्चे मोबाइल में देखते हैं उनको परेशानी ना हो बिल्कुल भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 है। एक मिनट, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन नंबर 92 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक स्वायत्तता के परिप्रेक्ष्य में कॉलेजियम प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है तथा उसमें 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होते हैं। सेकंड है, यह प्रणाली संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित की गई जिससे संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेखित किया गया है। थर्ड है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली बाध्यकारी न होकर केवल परामर्शदात्री व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। एंड फोर्थ है, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन बनाता भाई। फोर्थ है, कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति 1981 के न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में दिए गए प्रथम न्यायाधीशवाद से हुई थी। अब आपको इसमें कथन बताने हैं, केवल एक और 3, केवल 2 और 4 और केवल 3 और 4। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एक बार ये थोड़ा आपको टफ लगेगा हिंदी में, इसको हम इंग्लिश में कर देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉलेजियम सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशियल ऑटोनॉमी रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ठीक है, फर्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉलेजियम फंक्शन अंडर द chairmanship of the chief justice and include 4 other senior most judges are members. Second है, the statement has been established by an act through parliament which mentioned in article 124 of the constitution. Third है, the collegium system operates not as binding but merely as an advice, क्या हो जाएगी, advisory mechanism in the appointment of the judges to higher एक मिनट ठीक है, कहाँ पे थे हम। द कॉलेजियम सिस्टम ऑपरेट्स नॉट बाइंडिंग बट मेयरली एज एन एडवाइजरी मैकेनिज्म इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू हाई कोर्ट। फोर्थ हो जाएगा, द ओरिजिन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम वाज थ्रू द फर्स्ट जजेस केस डिलीवर इन 1981 अंडर द लीडरशिप ऑफ द जजेस PN भगवती। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फटाफट बताइए। कॉलेजियम सिस्टम है, काफी आया भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 92 का आंसर बताइए फटाफट।
ठीक है। इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है तथा उसमें 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य होते हैं, नहीं गलत है, ठीक है। उसके जो कॉलेजियम की व्यवस्था है न्यायाधीश की अध्यक्षता में नहीं होता। और सेकंड है, यह प्रणाली संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित की गई है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, हम ब्लंडर कर रहे हैं, 1 मिनट क्यों, ऐसा तो कुछ नहीं है, 1 मिनट बच्चे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है तथा उसे 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होते हैं, ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है, थोड़ा हमने देखा नहीं ध्यान से, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है, प्रणाली संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित की गई है, अधिनियम के बाद नहीं ऐसा नहीं, इसे संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेखित किया गया, गलत है, ठीक है, ये गलत है। थर्ड है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली बाध्यकारी न होकर केवल एक परामर्शदात्री व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, ठीक है, ये गलत है। तो कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति 1981 के न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में दिए गए प्रथम न्यायाधीश बाद से, PN भगवती पिल है भाई, PN भगवती तो रिलेटेड पिल से है, पब्लिक, ठीक है, ये 1980 में पिल से है, ये 1980 में PN भगवती किससे है, ठीक है, इसमें कॉलेजियम से कोई रिलेशन नहीं है इनका। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओनली ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 92 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्वेश्चन इतना क्वेश्चन तो देना चाहिए यार कि एक पेज में तो आ ही जाए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत नागरिकों पर अधिरोपित मूल कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। आपको बताने हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन सिटीजन बाय आर्टिकल 51 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट आपको बताना है, भारत की समृद्धि मिश्रित संस्कृति विरासत की रक्षा करता है, ठीक है। भारत की समृद्धि फर्स्ट आपकी ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। फर्स्ट भारत, आपको बताने कि इसमें से कौन सी हैं, ठीक है। फर्स्ट है भारत की समृद्धि मिश्रित संस्कृति विरासत की रक्षा करना। सेकंड है सामाजिक अन्याय और भेदभाव से वंचित वर्गों को संरक्षण प्रदान करना। थर्ड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। फोर्थ है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना। आपको इसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है कि ऑप्शन ए 1, 2 होगा या बी होगा केवल 2, ऑप्शन सी में केवल 1, 3, 4 होगा और डी में 1, 2, 3, 4 होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। फर्स्ट था टू प्रिजर्व द रिच कंपोजिट कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। सेकंड है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन द मार्जिनलाइज ग्रुप डेप्रिवेट ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड है टू प्रमोट अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। फोर्थ है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड। आपको बताना कौन सा सही होगा, प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 93 में कौन सा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। भारत की समृद्धि मिश्रित संस्कृति विरासत की रक्षा करना, ये दिया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 11 पूरी है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको एक बार देख लेना, सीक्वेंस देख लेना, ये यूपीएससी में सीक्वेंस पूछ लेते हैं। सेकंड है सामाजिक अन्याय और भेदभाव से वंचित वर्गों का संरक्षण प्रदान करना, ठीक, ये हो जाएगा भारत में समाज। 1 मिनट बच्चे, 93 का यही हम कंफ्यूज हो रहे थे, सामाजिक अन्याय भेदभाव से वंचित वर्गों को संरक्षण प्रदान करना, ये नहीं है, ठीक है। थर्ड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये सही है। और फोर्थ है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना, ये भी सही है, ठीक है। फर्स्ट 3 1, 3, 4 1, 3, 4 जिसमें सही होगा 1, 3, 4 वो सही होगा। 93 का सी हो जाएगा, ठीक है, 1, 3, 4 इसको हम स्क्रॉल ही कर लेते हैं, ठीक है। 93 का हो जाएगा 1, 3 और 4 सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ठीक है। इसमें गलत क्या हो गया था, सेकंड गलत था, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 2, 2, 2, 2 गलत, जहाँ पे वो हटा देंगे 1, 1, 3, 4 निकल आएगा, ठीक है। हमें नहीं भी पता होगा तब भी एक पता हो जाए उससे निकल आएगा, क्योंकि ये कहीं भी नहीं है। सामाजिक न्याय और भेदभाव से वंचित वर्गों का संरक्षण प्रदान करना, ये नहीं है, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है और बाकी सारी थी, ठीक है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1, 3 एंड 4। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है, 2 2 2 हटा दिया सारा, जिसमें सेकंड ऑप्शन थे सारे हटा दिए मैंने, तो उसमें आंसर निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को विकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वन इज कॉल्ड असर्शन एंड ए एंड अदर रीजन आर। ठीक है, आपको असर्शन रीजन का है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स इन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, असर्शन में कहा गया है। रीजन में कहा गया है आर में, as an independent head of the executive, the president can act independently in military decision without the advice of parliament or the council of minister। ठीक है, क्या कहा गया उन्होंने, रीजन में कहा गया as an independent head of the executive, the president can act independently in military decision without the advice of parliament or the council of minister। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या बताइए। ये चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको बताना क्या आंसर हो जाएगा, अभी देख लेते हैं क्या कहा है इन्होंने। आर में कहा गया राष्ट्रपति एक स्वतंत्र कार्यपालिका प्रमुख के रूप में सैन्य निर्णयों से संसद या मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, क्या ऐसा है, आंसर बताइए। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, अभिकथन ए और कर आर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में नहीं होता, सभी जानते हैं, जैसा कि संविधान द्वारा निर्धारित भी है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन कारण यार इनकी रीजन क्या दिया गया है, राष्ट्रपति एक स्वतंत्र कार्यपालिका प्रमुख के रूप में सैन्य निर्णयों में संसद या मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते नहीं। ठीक है, बिना, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे पीएम हो, ठीक है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों ही क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए बनी गई है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है, इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, कोई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है। ठीक है, मिलकर ही काम करते हैं संगठन के रूप में। ठीक है, तो ये तो आंसर ही गलत हो गया। ठीक है, अब जब ये गलत आंसर हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा 94 का, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, फटाफट करेंगे, 95 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। ठीक है, कौन सा निजता के अधिकार के रूप में करता है, कौन सा आर्टिकल होगा जो राइट टू प्राइवेसी को के रूप में वर्णित होता है। ठीक है, आपको बताना ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन प्रबंध है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के तहत है। और सी है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है। ऑप्शन डी में अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध है। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश में जरूर पढ़ लेते हैं। ठीक है, द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली interprets the above statement in the Constitution of India। फर्स्ट है प्रोविजन अंडर आर्टिकल 14 and the 42nd amendment of the Constitution। सेकंड है आर्टिकल, सेकंड यानी कि ऑप्शन बी आर्टिकल 17 and the directive principle of the state policy given in part 4th। ऑप्शन सी में दिया है आर्टिकल 21 and the freedom guarantee in part 3rd। और ऑप्शन डी में दिया गया है आर्टिकल 24 एंड प्रोविजन अंडर द 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए क्या हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी में, बताइए, सभी जानते हैं, रट गया होगा, क्वेश्चन नंबर 95 रट गया होगा। ठीक है, क्या है, क्या है बताइए, यह दिया है आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी यानी अनुच्छेद 21 में एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता है। ठीक है, ऑप्शन सी है राइट आंसर इसका। ठीक है, ये तो बच्चे आपको आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, फर्स्ट हिंदी है, सेकंड उर्दू है, थर्ड अवधी है, फोर्थ भोजपुरी है। नीचे दिए कुर्सी सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सी होगी, नीचे दिए कुर्सी सही उत्तर का आपको चयन करना। ठीक है, सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू है और हिंदी है। ठीक है, उर्दू हिंदी है और उर्दू हिंदी के साथ हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 कहाँ होगा, हाँ ऑप्शन ए वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। 96 का आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 2। ठीक है, कौन सी है, हिंदी उर्दू है,
तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे स्टेशन में देखे होगा, एक तो इंग्लिश है जो इंटरनेशनल चलती है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, 3 लैंग्वेज में हमेशा स्टेशन का नाम लिखा दिखाई देगा, क्योंकि 2 लैंग्वेज तो हमारी राज्य है, हिंदी और उर्दू, और इंग्लिश इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए जिनमें से एक को विकथन ए तो दूसरे को आर कहा गया। विकथन ए, भारत निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकतम 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कारण आर है, निर्वाचन आयोग की संरचना और शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दी गई हैं। इसलिए कुछ से उत्तर का आपको चयन करना है। स्टेटमेंट है और रीजन है। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मल्टी मेंबर बॉडी कंसिडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मैक्सिमम ऑफ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड है रीजन आर दिया गया द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 280 में है क्या बच्चे? निर्वाचन इलेक्शन कमीशन का किस में है? 324 में है, तो 280 कहाँ से आ जाएगा? ये तो ऐसे ही गलत हो गया, रीजन तो ऐसे ही गलत हो गया ना, रीजन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये तो बच्चे भी जानते हैं, बस इसको अच्छे से करें। ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो आप लोगों ने अच्छे से की है, लेकिन ओके एग्जाम में प्रेशर भी बहुत रहता है और उस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के अभी से इसलिए प्रैक्टिस कर लो जिससे एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, 97 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। फटाफट करना है बच्चे, बहुत कम टाइम में हमें इसको कंप्लीट करना है, इसलिए हम बहुत स्पीड में पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन प्लस सिटी नहीं है? आपको अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है, यहाँ पे मिस्टेक ना हो, नहीं है। ठीक है, आपको बताना अकॉर्डिंग द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन उत्तर प्रदेश इज नॉट मिलियन प्लस सिटी। आपको बताना कौन सा होगा? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुरादाबाद। 98 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? कमेंट करके बताइए 98 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है बच्चे? आपको बताना कौन सा नहीं है। आगरा है, मेरठ है, प्रयागराज है, बट मुरादाबाद नहीं है। ठीक है, मुरादाबाद नहीं है। ठीक है, मुरादाबाद इज नॉट मिलियन सिटी। ठीक है, 98 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 99, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे फटाफट करने पाएंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 99 है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, सिली मिस्टेक हुई ह्यूमन एरर से बचने के लिए। फर्स्ट है, इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 यानी कि 65 वर्ष है। ऑप्शन बी है, यह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी है, रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी है, यह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। आपको बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्या बताना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको बताना द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ दिस पोजीशन इन 65 ईयर। ऑप्शन बी में ही इज परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ऑप्शन सी है, ही इज चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ऑप्शन डी है, ही इज मेंबर ऑफ द डिफेंस प्लानिंग कमेटी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, बाइलिंगुअल है, आप लोगों को अब तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक, इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 है, बिल्कुल सही है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, सही है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, गलत। ठीक है, ही इज चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ही इज नॉट चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन ऑफ काउंसिल। ठीक है, ये नहीं होगा। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 99 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 100 पर, फटाफट कर लेते हैं। देखो स्पीड अगर कर लिए ना तो काफ़ी जल्दी हो भी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित समझौतों पर सही कालक्रम क्या है? ठीक है, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट, इंडियन सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, फरक्का वाटर एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसको आपको सीक्वेंस लगाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? शिमला एग्रीमेंट, इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, फरक्का वाटर एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट। बताइए
हाँ ठीक है, पहले आप देखेंगे फर्स्ट पे आएगा ताशकंद एग्रीमेंट यानी कि ताशकंद समझौता, सेकंड पे है भारत सोवियत मैत्री संधि, ठीक है, और फर्स्ट पे आएगा शिमला समझौता, और थर्ड आएगा फरक्का जल समझौता, फरक्का जल समझौता, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। 4213 कहाँ पे होगा, 4213 100 का ऑप्शन ए, 4213 ऑप्शन ए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया इसका, क्या हो गया बच्चे, पहले ताशकंद समझौता, देन भारत सोवियत मैत्री संधि, देन शिमला समझौता, एंड आफ्टर देन कौन सा हो जाएगा, थर्ड फरक्का जल समझौता, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए 4213, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101, नाउ देखते हैं और रीड कर लेते हैं 101, ठीक है। Who among the following is known as the Shakespeare of India? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। बताइए कौन से होंगे। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, क्या, कालिदास को, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कालिदास को, ठीक है, कौन से थे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102, फटाफट करेंगे, जहां सिंपल क्वेश्चन होंगे वहां पे नहीं रोकेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। फर्स्ट है अजंता गुफाएं बघोरा नदी की घाटी पर स्थित हैं, सेकंड ऑप्शन बी में दिया है सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है, और ऑप्शन सी में दिया गया है पांडु लेड़ा गुफादेव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, ऑप्शन डी है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द बघोरा रिवर्स, ठीक है। ऑप्शन बी है द सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ द चंबल रिवर, ऑप्शन सी है द पांडुलेना केव टेम्पल इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ द नर्मदा रिवर, ऑप्शन डी है द अमरावती स्तूपा इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ द गोदावरी रिवर। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, 102, ठीक है। क्या हो जाएगा, अजंता जो गुफाएं हैं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं, ठीक है। सही हमको बताना था, तो क्या था, द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द बाघोरा रिवर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए है राइट आंसर, ठीक है। फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103 पर। अगर पढ़ा है तो सिंपल है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो फिर टफ हो जाता है, ठीक है। कोई सिंपल और टफ की डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग वो डिपेंड करती है आपने क्या पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर है 103, क्वेश्चन नंबर 103, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र, ठीक है। फर्स्ट है विश्वनाथ, ऑप्शन बी है भामा, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी है भवभूति। क्वेश्चन नंबर 103 है भवभूति की रचना है, भवभूति नहीं है, सॉरी, भरत मुनि की रचना है, ठीक है, भरत मुनि की रचना है। 103 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दिस इज अ भरत मुनि की रचना है, सी, ठीक है। 103 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। शर्म करना चाहिए इनको, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ क्या था, भरत मुनि को, कोई नहीं बच्चे, कॉल आ गई थी, ठीक है। 103 ऑप्शन सी है भरत मुनि की रचना, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 है, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही होंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट बताना आपको, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। सेकंड है लाडंखा जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंध है। थर्ड है खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप में जुड़े हुए हैं। फोर्थ है कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। नीचे कुल का सही उत्तर आपको चयन करना है, ठीक है। आपको बताना है द ओरिजिन ऑफ फ्री स्टैंडिंग लाइमस्टोन टेम्पल्स इज बिलीव्ड टू बी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सेकंड था लडांखा विच वन अर्ली टेम्पल इन द एसोसिएट विद द कौन सा था, चालुक्य ऑफ बादामी। इन द टेम्पल ऑफ खजुराहो ऑल पार्ट्स ऑफ द टेम्पल ऑफ इंटरकनेक्टेड बोथ इंटरनली एंड एक्सट्रीमली। थर्ड है द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इज द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल इन द द्रविडियन स्टाइल। बताइए अंदर आंसर क्या हो जाएगा 104 का। नीचे दे कुर्सी सही उत्तर का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट।
सेकेंड स्टेटमेंट है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है खजुराहो के मंदिर के में समस्त खाने रूप में जुड़े थे, ये भी सही है। लेकिन ये दिया है कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली के सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर, ये गलत है, कांची का नहीं है ये मंदिर, ठीक है, द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक, ठीक है। तो आंसर 104 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 104 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ नहीं होगा, इसलिए फोर्थ जहाँ पे हो गया वो काट दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आंसर हो जाएगा। 104 का आंसर क्या हो जाए बच्चा? डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 105। अच्छा, रिदम बिगड़ जाता है अगर कोई कॉल कर देना, अगर कोई पढ़ा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 105 है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? फर्स्ट है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, सेकंड है तात्कालीन धार्मिक आंदोलन, थर्ड है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, और फोर्थ है शिवाजी का दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द राइज ऑफ द महाराठा, ठीक है, राइज ऑफ द महाराठास, ठीक है। क्या बताना है आपको? कुछ से उत्तर आपको चयन करना है। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से थे? सही उत्तर का बताना है आपको। जो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति थी, ठीक है, महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी ये डिपेंड करती है उस पर, ठीक है, उनके राइजिंग होने पर। सेकंड है तात्कालिक धार्मिक आंदोलन थे, ये भी था। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व भी था, द कॉम्बेटिव पर्सनालिटी ऑफ शिवाजी, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें बताया कि शिवाजी का दक्षिण शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना नहीं, उन्होंने कभी भी दक्षिण से सैन्य सहायता प्राप्त नहीं की थी, ठीक है। तो नीचे दिए कुछ से उत्तर आपको चयन करना, 4 है, वहाँ पे काट दीजिए, ये भी होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाए? उपयोग सभी तो होंगे नहीं, ठीक है, होगा 1 2 3, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 106 पे। क्वेश्चन नंबर 106 है, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपको बताना, उस्ताद मंसूर खान वाज फेमस पेंटर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रेंग ऑफ रिजाइन ऑफ नहीं है, रीजन क्या गए वो, रेंग ऑफ, बताइए। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 106 का आंसर बताइए बच्चे, किसके थे? जहांगीर, सभी जानते हैं जहांगीर के शासनकाल में थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है रुद्रमा देवी 107। रुद्रमा देवी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। रुद्रमा देवी वारंगल के काकती वंश की चौथी स्वतंत्र शासका थी, शासक थी, और सेकंड थी उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों तथा देवगिरी के सेना शासकों को पराजित किया, ठीक। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना, ठीक है। 107 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही सही आंसर इसके हो जाएंगे। रुद्रमा देवी वारंगल काकती वंश की चौथी शासका थी। रुद्रमा देवी वाज द 4th इंडिपेंडेंट रूलर्स ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, ठीक है। सेकंड है सी डिफीटेड द पांड्यास ऑफ सदर्न तमिलनाडु, द ईस्टर्न गंगा रूलर्स ऑफ उड़ीसा एंड द सदर्न रूलर्स ऑफ देवगिरी, ठीक है। कौन से हो जाएंगे? दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट, सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 107 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यता मिलने का सबसे संभावित लाभ क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली बेनिफिट्स ऑफ गेनिंग मेंबरशिप ऑफ द एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सैन्य सहयोग मिलेगा, मिलिट्री कॉपरेशन हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा विनिमय सुविधा हो जाएगी, बुनियादी ढांचा वित्त पोषण हो जाएगा, या व्यापार प्रतिबंध हटाना होगा। बताइए क्या हो जाएगा? 108 का आंसर बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा कि बुनियादी ढांचा वित्त पोषण, यानी कि आपको मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एक मिनट, बुनियादी ढांचा वित्त पोषण, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है, ये सुविधा मिलेगी, लाभ होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 108 का सी हो गया। 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 हियर इज, हाल ही में मध्य पूर्व में हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट है इजराइल द्वारा ईरान पे किए गए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को हमला करना था। सेकंड है अमेरिका ने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया। थर्ड है ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जवाबी हमला किया।
फोर्थ है भारत ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। नीचे दे कोड से आपको उत्तर चयन करना है। ऑप्शन ए में केवल 1 2 है, बी में केवल 2, सी में केवल 3 4 और डी में 1 2 3 4। विच इज द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इन द मिडिल ईस्ट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट है इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन टारगेटेड ओनली मिलिट्री installation in Iran. Third है the United States did not directly participate in war. Third है Iran responded with the counter attack under Operation Midnight Hammer. Fourth है Indian played mediating role in the conflict. Select the correct answer using the code given below. बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अब तो बता सकते हैं आप आंसर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 109 पहले ही हम पकड़ लेंगे। इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इसमें क्या बताया गया है, केवल सैन्य ठिकानों पे है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लाइन टारगेट ओनली मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन ईरान, ओनली बताया है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, केवल यहाँ पे लगा दिया है, सैन्य ठिकानों पर हमला करना इनका मोटो नहीं था। दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सेकंड है अमेरिका ने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया। ठीक है, सेकंड 109 का देख लेते हैं। ठीक है, भाग नहीं लिया, इसमें क्या पूछा था, कथन सही है, कौन से कथन सही, ठीक है, नहीं लिया था, ये बिल्कुल सही है। और थर्ड था ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जवाबी हमला किया था, नहीं, ईरान का हमला कहाँ मिडनाइट हैमर है, वो तो अलग ही नाम था, कुछ याद है ऐसा, ईरान ने जो हमला किया था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप घटना चक्र में। ठीक है, फोर्थ है भारत ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ठीक है, भारत ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, कहाँ निभाई भाई, ऐसा तो भारत वैसे भी गुड नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष भारत है भाई, ऐसा तो कहीं होगा ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका 109 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन बी ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी ओनली, ऑप्शन बी ओनली इसका राइट, केवल 2। ठीक है, केवल 2 आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 इनमें में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं अंडरलाइन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन है T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी में देशों ने की थी। ठीक, T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी 2 देशों ने की थी, 2 देशों ने की थी। इनके क्या क्या बोल रहे हैं, द T20 वर्ल्ड कप 2024 वाज होस्टेड बाय द 2 कंट्रीज। ठीक है, होस्टेड बाय द 2 कंट्रीज। ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया, यानी कि जसप्रीत बुमराह वाज चूजन एज द मैन ऑफ द मैच। ऑप्शन सी है भारत ने अब तक 2 बार T20 विश्व कप जीता, यानी कि इंडिया वाज वन द T20 वर्ल्ड कप टाइटल ट्वाइस सो फार। ठीक है, नेक्स्ट है डी पैट कमिंग्स ने लगातार 2 मैचों में हैट्रिक ली, पैट नहीं पैट कमिंग्स ने लगातार 2 मैचों में हैट्रिक ली। क्या है, पैट कमिंग्स टुक एट द हैट्रिक इन 2 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस। ठीक है, आपको मैं बता रहा है कंस्टिट्यूशन, पैट कमिंग्स ने लगातार 2 मैचों में हैट्रिक ली। ठीक है, आपको बताना कौन सा सही नहीं, 110 का बताइए। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया, ये कहाँ पे है, जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया, ये तो गलत है। ठीक है, यही सही नहीं है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच नहीं चुना गया था, किससे चुना गया था बताइए, कमेंट करके बताइए किससे चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 110 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्वेश्चन नंबर 111 इज लखनऊ में भारत का पहला सैनिक स्कूल स्थापित होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। अच्छा, नाइस क्वेश्चन। लखनऊ में भारत का पहला सैनिक स्कूल स्थापित होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश व्हेन इंडियाज फर्स्ट सैनिक स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा थे, ऑप्शन बी है डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी थी, या फिर डॉक्टर डी, या फिर ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ पंत थे। बताइए क्या हो जाएंगे, 111 का आंसर बताइए, हो जाएंगे कौन से थे वो, डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद थे जब सैनिक स्कूल स्थापित हुआ था पहला। ठीक है, पहले सैनिक स्कूल की बात हो रही। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, क्या थे, कौन से चीफ मिनिस्टर थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है मेजराना फर्स्ट क्या है। ठीक है, व्हाट वाज इज मेजराना फर्स्ट है भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चिप। ऑप्शन बी है अमेजन द्वारा विकसित AI प्रोसेसर। ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रायोगिक क्वांटम चिप। ऑप्शन डी इसरो की क्वांटम एनक्रिप्शन तकनीकी। 112 का आंसर बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा 112 का आंसर। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रायोगिक क्वांटम चिप, ये है द एक्सपेरिमेंट क्वांटम चिप डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। बजट 2025-26 में कुल व्यय का कौन सा घटक सबसे बड़ा है। ठीक है, आपको बताना इन द बजट 2025-26 विच कंपोनेंट्स अकाउंट ऑफ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए रक्षा व्यय, ऑप्शन बी ब्याज भुगतान यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा, पेंशन होगी, फूड सब्सिडी होगी। बताइए अब सबसे बड़ा जो व्यय था वो कौन सा था? सभी पता है क्या होगा? इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान पे जाता है हमारा व्यय, ठीक है, सबसे ज्यादा किस पे? ब्याज भुगतान, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छे से पढ़ाइए, हाँ ठीक है, हमने जनगणना भी पढ़ाया है, ठीक है, जनगणना पढ़ा है, दोनों है हमने, यूपी की सेंसस और नेशनल सेंसस दोनों ही पढ़ाई है, आपने देख लीजिए, इसी पे विजिट कर लीजिए एक बार, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, फिर आ जाएंगे सारे 10-15 क्वेश्चन इससे आ गए, फिर मुझे ताकते रहना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इस फर्स्ट दिया स्टेटमेंट, इस रिपोर्ट को WIPO ने द पोर्ट रूलन्स इंस्टीट्यूट के सहयोग से प्रकाशित किया। सेकंड है स्टेटमेंट, भारत 2000 से लगातार इनोवेशन ओवर परफॉर्मर रहा है। थर्ड है भारत वैश्विक नवाचार रैंकिंग में टॉप 30 में शामिल है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही होंगे आपको बताना है, ठीक है। In reference to Global Innovation Index 2024, consider the following statements. First है the report is published by the WIPO in collaboration with the Port Rollins Institute. Second है India has been innovation over performer continuously since 2011. Third है India is ranking within the top 30 in global innovation ranking. बताइए क्या आंसर हो जाएगा? Which of the above statements are correct or not? ऑप्शन ए है ओनली 1 और 2, ऑप्शन बी है ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 1, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं कि इस रिपोर्ट को WIPO द्वारा पोस्टल सहयोग से प्रकाशित किया गया, बिल्कुल सही। भारत 2000 से लगातार इनोवेशन परफॉर्मर रहा है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन उन्होंने क्या बताया? भारत नवाचार रैंकिंग में टॉप 30 में शामिल है, नहीं है, तो टॉप 30 में नहीं है क्योंकि भारत की रैंकिंग ही 38 है। भारत की रैंक कितनी है बच्चे? 38 है। ठीक है, 38 है, तो फिर ये तो गलत हो गया हमारा, है ये गलत हो गया, तो 1, 2 सही है, ठीक है। 114 का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है, केवल 1 और 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 115 है भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 17 सितंबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 नवंबर। बताइए, हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, आपको बताना है ऑन विच डेट्स हैज बीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व हैदराबाद लिबरेशन डे एवरी ईयर। 115 का आंसर बताइए, थोड़ा सांस ले लेते हैं बच्चे। क्या है? 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17 सितंबर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 है भारत सरकार द्वारा सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के स्वीकृत सेमीकंडक्टर इकाइयों को उनकी संबंधित राज्य सूची में आपको सम्मिलित करना है। सेमीकंडक्टर इकाइयां एक तरफ राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन सी होगी आइए कर लेते सम्मिलित। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 2 होगा, माइक्रॉन ATMP है गुजरात। बी का 4 है टाटा PSMC फैब है, ये गुजरात धोलेरा में है, ठीक है। सी का फर्स्ट है TSAT टाटा असम में है, और SCL फॉस्कन है, ये उत्तर प्रदेश की है। SCL फॉस्कन जो कंपनी है उत्तर प्रदेश की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, A 2413, 2413, ठीक है, 2413 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 116 का आंसर क्या है? ए होगा, 2413, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 117। सैन्य अभ्यास को सूची सेकंड भागीदार देश से सम्मिलित करना है और नीचे कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक तरफ सैन्य अभ्यास, दूसरी तरफ भागीदार देश है। देख लेते हैं इसको, आइए कर लेते सम्मिलित। आंसर नीचे दिया गया, ठीक है। पहले देखते हैं ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट है मंगोलिया, ठीक है। सैन्य अभ्यास किस भागीदार देश है? मंगोलिया, ठीक है। शक्ति संबंधित है फ्रांस से, शक्ति संबंधित है किससे? कौन सा ये मिलिट्री एक्सरसाइज है? फ्रांस से है। इंद्र संबंधित है किससे? इंद्र संबंधित है, एक मिनट, हाँ रूस से, ठीक है। इंद्र रूस है और धर्म गार्जियन जापान है, ठीक है।
मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और पार्टनर जो कंट्रीज हैं, नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया, शक्ति फ्रांस, इंद्र रूस, धर्म गार्जियन जापान। आंसर क्या हो जाएगा 117 का, ए का 2, बी का 1, ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, सी का 3, डी का 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओहो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों, ओहो व्हाट हैपेंड देयर, ठीक है, दोनों हो गए। ऑप्शन ए, ये हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लगा रहे थे, वो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, दलहनों में आत्मनिर्भरता, पेन ले लीजिए। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। फर्स्ट, यह मिशन 6 वर्षों के लिए आरंभित किया गया है, यह है। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य दलहनों की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है और यह मिशन जलवायु अनुकूल बीजों पर बल देता है। ऑप्शन सी में दिया गया। डी में इसका एक उद्देश्य प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना भी है। 118 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। द कंटेस्ट ऑफ द मिशन ऑफ द सेल्फ रिलायंस इन द पल्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर। ऑप्शन बी इज इट इज ऑब्जेक्टिव इन द एनहांस ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिव ऑफ पल्सेस। सी है द मिशन ऑफ द आल्सो एम्फसाइज क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड। ऑप्शन डी है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 118 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा कि इसका उद्देश्य दलहनों की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पल्सेस, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 118 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 इज 19 क्या देख रहा है 119। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा कि भारत में रहते हुए भी इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूं, ठीक है। यह किसने लिखा था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। ठीक है, बताइए। आई एम कन्विंस, बताइए कौन सा होगा। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे नहीं तो हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और तो नीचे दिए गए कुछ उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिया गया, सूची सेकंड में संस्था या आंदोलन दिया गया, उससे आपको मिलाना है और फिर उसके बाद आपको सम्मिलित करके आंसर निकालना। 120 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है किस आंदोलन से जुड़े थे? खुदाई खिदमतगार, ये सभी जानते हैं, ठीक है। और दयानंद सरस्वती किससे थे? एक मिनट, ठीक है, एक पहले हमें जो आता है तत्वबोधिनी सभा है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। राजा राम मोहन राय है, ठीक है, ये दयानंद सरस्वती है आर्य समाज से, राजा राम मोहन राय है ब्रह्म समाज से है, ठीक है। 120 आंसर क्या है? ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का क्या हो गया? फोर्थ हो गया, और डी का क्या हो गया? सेकंड हो गया। 3142 देख लेंगे, जहां पे होगा वही हमारा आंसर होगा। 3142 ये तो फर्स्ट में ही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 120 का ए हो जाएगा राइट आंसर बच्चे, ठीक है, ए, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से थे, जुड़े हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार से, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 121। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल यंग इंडिया रिटन ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? किसने थी? अरोड़ा आशरफ अली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। 121 का आंसर बताइए। लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय।
नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। यह क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद प्रारंभ किया गया, फर्स्ट। सेकंड है, गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया। दिए गए कुछ से विकल्प का आपको चयन करना है। 122 का आंसर बताइए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वाज लॉन्च आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। सेकंड में दिया है, गांधी जी लेड द मूवमेंट फॉर जेल। 122 आंसर है। कि यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया है, बिल्कुल सही है। पर इसमें कहा गया गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया, गलत है। पहले बाद में जेल गए हैं वो, ठीक है, लेकिन पहले शुरुआत जब की थी तब नहीं। तो यह क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद प्रारंभ किया, गांधी जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिर छूट भी गए थे तुरंत ही, ठीक है। इसमें कोई उनकी लंबी जेल नहीं हुई थी। तो 122 का आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सत्य परंतु सेकंड असत्य। एक सत्य परंतु सेकंड असत्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सत्य है परंतु फर्स्ट सत्य परंतु सेकंड असत्य। फर्स्ट सत्य परंतु सेकंड असत्य, ऑप्शन ए। क्या है? फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। बहुत जल्दी कर रहे हैं बच्चे, फिर भी लेट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, इसको पता है क्या है, जब हम इसमें चला लेते तो ये नीचे दो कथन दिए गए, 123 में है, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अपकथन ए था, दूसरे कारण आर कहा गया। आर कहा कह रहे हैं, बताए क्या है बताए। अभिकथन है, हाय राम। अभिकथन ए, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण आर है, भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नीचे दे कुर्सी से सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज द labeled as a assertion A and the other reason R. assertion में दिया है rice production is higher on the eastern coast of the India compared to the western coast. reason R में है the eastern coast of India receives more rainfall than western coast. select the correct answer using given below. आपको आंसर इसमें सिलेक्ट करना है, आप अभी बता लेते हैं, ठीक है। भारत की पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पूर्वी तट में आप देखेंगे ये तो डेल्टाइस रीजन है, जितने गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन बोले, या जितनी भी नदियां सारी डेल्टा कहाँ बनाती है? पूर्वी तट पे। पश्चिमी तट पर डेल्टा नहीं बनता, वहाँ पे एस्टुअरी मिलती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारत का ये तो सही हो गया। फिर ये कारण आर बताया, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती नहीं है, भारत में पश्चिमी तट पे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। आप देखा पश्चिमी कोस्ट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। तो आंसर जब आर गलत हो गया तो ए सही आर गलत, ए सही परंतु आर गलत, ठीक है। ए सही परंतु आर गलत, ठीक है। 124 का आंसर नहीं, 123 ए सही परंतु आर गलत, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट चलेंगे, सी लगाया क्या हमने? अरे पहली बार मिस्टेक कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SSCS के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है, यह योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मूल घटक है। सेकंड है, वर्ष 2022-23 से इसे मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नामक घटक के रूप में RKVY में सम्मिलित किया गया। थर्ड है, इस योजना के अंतर्गत कार्ड पर मृदा में उपस्थित सभी जैविक गुणों एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का भी आकलन किया जाता है। फोर्थ, इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS के साथ एकीकृत किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही आपको बताना है? 124 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर अभी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें यह योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मूल घटक है, ये गलत है, ठीक है। इसमें देखा वर्ष 2022-23 में से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नामक घटक के रूप में RKVY में सम्मिलित किया गया, ये सही है। और इसमें बताया गया इस योजना के अंतर्गत कार्ड जैविक गुणों का आकलन किया जाता है, गलत है। फोर्थ है, इस भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS के साथ एकीकृत किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है, वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2 and 4, 2 and 4। 124 का आंसर बताइए, 2 and 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी चूना पत्थर लाइमस्टोन, ऑप्शन सी राख या ऐश, ऑप्शन डी मटियार क्ले सॉइल या मटियार भी बोलते हैं इसको। बताइए क्या हो जाएगा? 125 का आंसर बताइए फटाफट, हरी अप, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। मेन कंपोनेंट्स क्या होता है सीमेंट का? चूना पत्थर लाइमस्टोन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, लाइमस्टोन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS के संदर्भ में भारत के निम्नलिखित लक्ष्यों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है, पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन की तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य रखा। ठीक है। सेकंड है, 2030 तक कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर, पवन, जल विद्युत आदि से प्राप्त करने का लक्ष्य। थर्ड है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य भारत के 2070 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने सभी फोर्थ है, भारत सरकार ने सभी MSME इकाइयों को CCTS के अंतर्गत लाने का अनिवार्य निर्णय लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है पहली से। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, अंडर द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्डिंग इंडिया हैज सेट अ टारगेट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस GHG इमिशन बाय 45% बाय 2030। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है, बाय 2030 इंडिया एम्स टू अचीव 50% ऑफ दिस टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी फॉर मैन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड है, नेट जीरो इंडिया हैज अचीव टू नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2070, ये भी सही है। लेकिन इन्होंने यहाँ आके गलत कर दिया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नॉट मैंडेटरी, अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, ये गलत होगा। जहाँ मैंडेटरी होगा, ठीक है, वहाँ अधिकांश, जहाँ पे ऑनली होगा, मैंडेटरी होगा, ठीक है, इन चीज़ों में आपको सतर्क हो जाना, वहाँ क्वेश्चन जरूर गलत होगा। ओनली 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो देख लेते किस में हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था बच्चे, 126। 126 का आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3 सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन गलत हो गया था ना। 126 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, केवल 1, 2, 3 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। फटाफट करते हैं, फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। एक बात चक्रवात ये साइक्लोन है, साइक्लोन के नेम्स दिए गए, दूसरी तरफ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन दिए गए, संबंधित क्षेत्र दिए गए। विली, हरिकेन, टाइफून, बागियो आपको संबंधित बताना किससे किससे हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। विली सबको ही जानता है, ऑस्ट्रेलिया से, सब बच्चे भाई बताएं। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका से, टाइफून चीन से है, बागियो फिलीपींस से। बताइए किससे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 127 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, एक मिनट, क्या कर गए हम, अरे 1 मिनट, जल्दबाजी में देखो, जल्दबाजी में मिस्टेक कर गए। कोई बात नहीं बच्चे, अभी देख ले रहे हैं। हम मिलाए सही थे लेकिन लगा गलत दिया आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, क्या हो गया आंसर, बिली 2 आ गया, पहले 2, फिर 2 और फिर 1, फिर 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 भी होगा। ठीक है, ये क्या लगाए थे लेकिन वो थोड़ा जल्दबाजी में आंसर गलत लगा दिया। ठीक है, 2, 1, 3, 4। 127 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4 बी हो गया, 2, 1, 3, 4। ठीक है, बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन, बागियो फिलीपींस। ठीक है, इनके नाम है चक्रवातों के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में, फर्स्ट है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में वर्ष से 4 भूमध्यरेखीय जो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द इक्वेटोरियल रीजन द ईयर इन डिवाइडेड इनटू 4 मेन रीजन सीजन। ठीक है, आपको बताना, फर्स्ट भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होते हैं। सेकंड, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में गर्मी में अधिक वर्षा होती है। थर्ड है, चीन की तरह जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। फोर्थ है, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के उधर अनुच्छेद वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। उपयुक्त में से कौन सा कहता है सही, आपको बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, इन इक्वेटोरियल रीजन द ईयर इन डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन, फर्स्ट है। सेकंड है, इन द मेडिटेरियन रीजन रेनफॉल इन हाई ड्यूरिंग द समर। थर्ड है, इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल्स अक्रॉस अकर थ्रू आउट द ईयर। फोर्थ है, ट्रॉपिकल हाईलैंड एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ द वेरियस क्लाइमेट टाइप। बताइए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सब ऑब्वियस है। इसमें बताया भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, गलत है, यहाँ तो विंटर सीजन में वर्षा होती है। 2 गलत है, काट दीजिए। सेकंड जहाँ पे याद दिया, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया नहीं होगा। एलिमिनेशन प्रोसेस हमने यूज कर लिया, ऑप्शन डी निकल आया। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर निकल आया। ठीक है, 128 का आंसर क्या है बच्चे, डी, 3 और 4। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर लिए, जो हमें पता था
फिर आंसर हमने इसे निकाल लिया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा उष्णिक करंट की बात हो रही, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा के रूप में प्रवाहित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स फ्लो एज अ कोल्ड करंट इन द साउथ अटलांटिक ओशन। बताइए, फर्स्ट है ब्राजील धारा, ऑप्शन बी एक बेंगलोर धारा, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी क्रोशियो। ब्राजील धारा गर्म है बच्चे, काट दो। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, काट दो। क्रोशियो धारा है गर्म है, काट दो। ठीक है, बेंगलोर धारा एक ठंडी धारा है, और ये और साउथ अटलांटिक ओशन की धारा है। ठीक है, बेंगुला करंट। ये अभी आरओ का क्वेश्चन आंसर आरओ का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था बेंगुला करंट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बेंगुला करंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान। ठीक है, अकॉर्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए मस्ट बी फिल्ड विद इन 3 months, ऑप्शन बी मस्ट बी फिल्ड विद 6 months, सी है मस्ट बी फिल्ड विद इन 1 year, ऑप्शन डी है शुड बी filled as soon as possible as the constitution does not specify a defined time frame। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी भी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात हो तब होता है 6 month के अंदर। ठीक है, 130 क्वेश्चन का आंसर बताइए, डी यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी भी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, शुड बी filled as soon as possible as the constitution does not specify a definite time frame। डेफिनेट टाइम फ्रेम कोई नहीं बताया गया। ठीक है, तो डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो बच्चे देख लीजिएगा, जल्दबाजी है तो। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर मिस्टेक नहीं होगा, पढ़ने में थोड़ा हो जाता है, आंसर कोई मिस्टेक नहीं बताएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है, अ बिल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड कहाँ पे, केवल लोकसभा में, ओनली द लोकसभा, ओनली इन राज्यसभा, इन आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा, और ऑप्शन डी में दिया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बताइए कहाँ लाया जा सकता है, अगर संविधान संशोधन विधेयक है कहाँ लाएगा। ठीक है, कहाँ लाया जाएगा, ठीक है, कहाँ लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, इन आइदर द लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक है, कहाँ लाया जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, ऑप्शन ए राजस्व वितरण से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता से, ऑप्शन डी केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। बताइए, द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमीशन आर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है सेंटर स्टेट रिलेशन। बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सभी जानते हैं, केंद्र और राज्यों से परस्पर संबंध है, सरकारी आयोग संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा 132 का। ठीक है, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133, सूची फर्स्ट है संवैधानिक प्रावधान है, और सूची सेकंड में संबंधित उसके विषय है। सम्मिलित करना है आपको, उसके बाद आपको उत्तर देना है। ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद लिस्ट द रिलेटेड सब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। ठीक है, आइए देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान और उनके उसको। 131 अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद आपको जो पहले आता है हम वो कर लेते हैं, जो पहले आता है वो कर लेते हैं। ठीक है, 360 वित्तीय आपातकाल से फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, लगा लेते हैं। ठीक है, डी का 4 हो गया। ठीक है, और वहां पर देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे है, आर्टिकल 50 से है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किससे है, ये 50 है। ठीक है, लगा देते हैं। ठीक है, ये भी हमें आता है। 32 किसके है, आर्टिकल 32। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमें पता है। ठीक है, इसे भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब बचा क्या है, एक 131 हमें नहीं आ रहा था ना, तो बचा एक, हमने पहले लगा दिए, तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या हो जाएगा, 131 किससे हो जाएगा। ठीक है, जुडिक्शन ओवर इंटर गवर्नमेंटल लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ये होगा 131 इज रिलेटेड टू। अब आइए हम सम्मिलित कर लेते हैं। ए का क्या हो गया 2, बी का फर्स्ट, सी का 3, डी का 4, 2 1 3 4 जहाँ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर 133 का बताइए फटाफट बच्चे, ऑप्शन ए हो गया ना। 133 का
ए, ऑप्शन ए 2 1 3 4। ओके सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134, 134, ठीक है। हाँ ठीक है। 134, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लैकलिस्ट एन एनजीओ अंडर द फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA ऑन द ग्राउंड ऑफ द थ्रेटिंग इन यूनिटी ऑफ द नेशन इन सच एस केस विच द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी कैन द एनजीओ यूज, ठीक है। फर्स्ट है रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32, ऑप्शन बी स्पेशल लीव पिटिशन इन पार्लियामेंट, स्पेशल ऑप्शन सी होगा स्पेशल पार्डन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी होगा अपील बेस्ड ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बताइए क्या हो जाएगा। मान लीजिए भारत सरकार किसी एनजीओ को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के तहत देश की एकता को खतरे में डालने के आरोप में ब्लैकलिस्ट करती है। ऐसे में वह एनजीओ की संवैधानिक उपचार का उपयोग कर सकता है। आर्टिकल ऑप्शन ए में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करेगा, ऑप्शन बी संसद विशेष अनुमति याचिका दायर करेगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति से विशेष माफी मांगेगा, या डी में होगा नीति निर्देशक तत्वों की अपील करेगा। 134 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका यानी कि रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32, ये उसके पास एक ऑप्शन होगा, ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 134 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है, ठीक है। आपको पता है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग्स ऑफ द जोनल रीजनल काउंसिल, ठीक है। ऑप्शन ए फर्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारत के गृह मंत्री होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्रमानुसार क्षेत्र के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव जोन्स इन रोटेशन, एंड डी है भारत के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइए कौन करेंगे, ठीक है। जो राष्ट्रीय परिषद क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता है वो भारत के गृह मंत्री करते हैं यानी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, ये कई बार क्वेश्चन आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। 135 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 136। एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना संविधान के किस नीति निर्देशक सिद्धांत से सबसे अधिक मेल खाती है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन अलाइंस मोस्ट क्लोजली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फर्स्ट है, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC, ऑप्शन बी है स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत, ऑप्शन डी है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। बताइए ऑप्शन ए समान नागरिक सहायता, या बी लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण, या सी पंचायतों को अधिकार देना, या डी केंद्र संबंध, एक राष्ट्र एक चुनाव। 136 क्या है, लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण यानी स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी। 136 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है, मान लीजिए सपोज बहुत करवा रहे हैं, मान लीजिए एक राज्य सरकार ने नगर निगम की 50% आरक्षित सीमा को पार करते हुए महिलाओं को 60% सीटें आरक्षित कर दी हैं, तब इस स्थिति में कौन सा संवैधानिक सिद्धांत उल्लंघन की आशंका दर्शाता है। ऑप्शन ए जनसंख्या के अनुपात का उल्लंघन होता है, ऑप्शन बी न्यायपालिका की अवमानना होती है, ऑप्शन सी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है, ऑप्शन डी है संविधान की 7वीं अनुसूची का उल्लंघन है, ठीक है। अब आपको बताना सपोज अ स्टेटमेंट गवर्नमेंट रिजर्व 60% ऑफ द स्टेट ऑफ वुमेन इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन thereby exceeding the 50% reservation limit, which constitutional principles is likely to be violated in the situation, ठीक है। फर्स्ट वायलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी कंटेम्प्ट ऑफ द जुडिशरी, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, ऑप्शन डी वायलेशन ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 उसका उल्लंघन होगा, ठीक है। अगर हम रिजर्वेशन की सीमा 50% आरक्षण से ज्यादा कर दे रहे हैं रिजर्वेशन को, तो ये क्या है, समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। फिर और भी जो है कि सभी को इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, सभी लोग इक्वल हैं। अगर हम इसको 50% से आरक्षण ज्यादा कर दे रहे हैं तो समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। 137 है सी समानता का अधिकार उल्लंघन, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है तो अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कॉजेज ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, कौन सा होगा, नॉट, ठीक है। एक्सटिंक्शन कौन सा हो जाए, ऑप्शन ए प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ऑप्शन बी जंगलों में आग लगना, सी वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ठीक है। कौन सा नहीं होगा, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना उससे हो गई है, ठीक है। वन प्राणियों का जो
वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनका विलुप्तीकरण हो रहा है, जंगलों में आग लगने से भी होता है, वन प्राणियों अवैध ये जो होता है इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये तो बिल्कुल ही है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इससे कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। डी इसका कारण नहीं है, ठीक है, डी इसका कारण नहीं। 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, सूची फर्स्ट स्थल को सूची सेकंड संरक्षित जीव से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गुण से सही उत्तर का चयन करना। सूची फर्स्ट है एक तरफ सूची सेकंड दी गई है। फर्स्ट है काजीरंगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बेलिनकोटा अभ्यारण्य, बताइए कौन सा इसमें होगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वन हॉर्न राइनोसोरस से संबंधित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई यानी कि एशियाटिक लॉयन से संबंधित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर्स यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर से संबंधित है। बेलिनकोटा अभ्यारण्य है, वो सिलेंडर यानी कि सिलेंडर लॉरिस जीव से संबंधित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 सीधे सम्मिलित है, 1 2 3 4 ए है इसका राइट आंसर, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 140, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र सेवा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र सेवा नहीं है। फर्स्ट है एक परागण, बी है खाद्य उत्पादन, सी है सौर ऊर्जा उत्पादन, डी है जल शोधन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस, पॉलिनेशन, फूड प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी जनरेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, बताइए कौन सा नहीं होगा। 140 का आंसर बताइए कौन सा नहीं होगा। सौर ऊर्जा उत्पादन यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन यानी कि सोलर एनर्जी जनरेशन, ये इसका सेवा नहीं है। परागण है, खाद्य उत्पादन है, जल शोधन भी है, ठीक है, पर सी नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 10 क्वेश्चन बकाया है, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, नीचे दो कथन दिए जिनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण आर है, धातु तारों के पारस्परिक संगठन यानी कि कॉलिजन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ठीक है। आपको बताना है टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वन लेवल एज असर्शन एंड सेकंड रीजन। असर्शन है द टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक वायर इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू इट। रीजन आर है हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू कॉलिजन अमंग मेटल एटम्स, ठीक है। आपको बताना 141 का आंसर क्या हो जाएगा। 140 का आंसर, ठीक है, ए सही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन धातु अणु के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा 141 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत, ए सही परंतु आर गलत, सी हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत। 141 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए सही परंतु आर गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे देखिए से सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ उसके सिद्धांत आविष्कार है, यानी कि साइंटिस्ट है, उनके बाद थ्योरी डिस्कवरी जो उन्होंने की है वो दिया गया है, ठीक है। अब ये मिला लेते हैं। फर्स्ट मैक्सवेल है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, हाइजेनबर्ग है, ठीक है। इन्होंने किसके सिद्धांत दिए थे आपको मिलाने हैं। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, देख लेते हैं। मैक्सवेल है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। मैक्सवेल है, विद्युत चुंबकत्व सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। न्यूटन है, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन दिए गए थे। आइंस्टीन दिए हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि है सापेक्षता सिद्धांत, और हाइजेनबर्ग ने दिया अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, जिसमें सीधे सुमेले तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ठीक है, सीधे सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान ताप और दाब पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। आपको बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन लिक्विड स्टेटमेंट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। 143 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइन, इंग्लिश में कहेंगे ब्रोमीन पाई जाएगी, ठीक है, जो समान ताप और दाब पर द्रव्यावस्था में मिलती है, ठीक है। 143 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था, ठीक है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट वाज
प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होगा, ये कौन से कारक उत्तरदायी होंगे, कौन से एलिमेंट्स होंगे जो उत्तरदायी होंगे। 144 का आंसर बताइए। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तीनों हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 144 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। किडनी स्टोन आर formed due to which of the following? Deposition of protein, crystallization of oxalates, accumulation of sand particles या deposition of fats। बताइए किससे होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन का अपक्षेपण से, ऑप्शन बी ऑक्जेलेट का किशीकरण से, ऑप्शन सी रेत के कणों के जमाव से, ऑप्शन डी वसा का जमाव। किससे होता है, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण, बी। ये आर में पिछली बार जब हुआ था क्वेश्चन जिसका री एग्जाम हुआ था उसमें आया था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलेट्स। 145 का आंसर है ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण। ठीक है, इसके कारण गुर्दे की पथरी बनती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 146। किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कई बार पूछा है, कितनी बार रिपीट है नहीं पता हमें। ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 146 का आंसर कितना हो गया, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 147। पत्तियों की कौन सी संरचना गैसों का आदान प्रदान नियंत्रित करती है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर इज लीव्स रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विच स्ट्रक्चर इज लीव्स रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा, जाइलम, फोलम। बताइए कौन सा हो जाएगा, स्टोमेटा। ठीक है, पत्तियों में कौन सी संरचना गैसों का आदान प्रदान नियंत्रित करती है, वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। 147 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 इज, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों की संख्या बहुत घट जाए तो इसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म इज इन एन इकोसिस्टम ड्रास्टिकली डिक्रीज, व्हाट वुड बी द मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, CO2 चक्र, बी, प्रोटीन संश्लेषण, सी, ऊर्जा प्रवाह, डी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, ड्रास्टिकली डिक्रीजेस। ठीक है, अचानक घट जाए तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 148 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। ओहो, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि जब जो नाइट्रोजन स्थिर कर रहे थे ना, प्रोटीन का जो संश्लेषण हो रहा था वो नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते क्या है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, ऑन विच डेट इन उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सब जानते हैं 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 150। ठीक है, हमने जंग जीत ली। ठीक है, क्या है, ODOP योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य हर जिले के पारंपरिक उत्पाद को वैश्विक पहचान देना है। सेकंड है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। थर्ड है, यह भारत सरकार की योजना। बताइए, इसी तरह कुछ से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी 1 2 3। ठीक है, 150 का आंसर बताइए। ठीक है, इसका उद्देश्य हर जिले को पारंपरिक उत्पाद को वैश्विक पहचान देना, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, लेकिन इसमें बताया भारत सरकार की योजना नहीं है, यह राज्य सरकार की योजना है। Regarding the ODOP, one district, one product scheme, consider the following statement. Its objective is to giving global recognition to the traditional product of every district. Second, it was initiated in Uttar Pradesh. ठीक है, थर्ड है, it is scheme of
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ये है स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज़ अ स्कीम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट वाज इनिशिएटेड इन उत्तर प्रदेश, इट वाज इनिशिएटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये दोनों ही सही है। इंग्लिश का वर्जन देखते तो तब समझ में आता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा अपना 1 और 2, थर्ड गलत हो गया, थर्ड काट दीजिए, एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने जंग जीत ली हम लोगों ने मिलके, आपने हमारा साथ दिया, तो जल्दी से हमने क्वेश्चन कर भी लिए, ठीक है। 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और यहाँ से यहाँ के साथ ही हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है घटना चक्र का सायस ने जो निकाला वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड टेस्ट के साथ आएंगे कल, ठीक है। एक्चुअली कल ही क्लास नहीं हो पाई, एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, इसलिए क्लास कल नहीं ले पाए। कल हम फिर लेंगे, क्योंकि टेस्ट रेगुलर ही रखेंगे। और आप जरूर कीजिए, टेस्ट करते हैं तो आपकी माइंड खुलता है, आपको जो पेपर है उसको किस तरह से सॉल्व करें वो आपकी मतलब माइंड एनालिसिस करने लग जाता है। अगर उसी दिन आप करेंगे तो फिर आप परिणाम तो आप फिर खुद ही जानेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। अच्छा से अच्छा कंटेंट चाहिए है तो आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, ठीक है, बढ़ाने पड़ेंगे। ये डिपेंड ऑन यू कि हम कितना अच्छा मैटर लेके आए, ठीक है। बाकी आप नहीं कहेंगे तो भी, क्योंकि अपना काम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके तो आना है, ठीक है। अभी ऑफलाइन अगर हम पढ़ाने लग गए ना तो फिर मेरे पास टाइम फिर इतना नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट हैं आप करते रहिए, बीच बीच में हम 10-15 मिनट की क्लास लेके आते रहेंगे। जो भी सभी सब्जेक्ट में जीएस के ऑल सब्जेक्ट होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।